हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। सेकेंड ईयर में काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए आज थर्ड पेपर को हम बिगिन कर रहे हैं। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन अब आज से स्टार्ट होगा, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे अपकमिंग कुछ वीडियोस में। ये जो पेपर है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पहले मैं आपको ओवरव्यू करा देती हूँ, इंडेक्स दिखा देती हूँ, कितने कितने टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली बिगिन करते हैं। MPCE 023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग, इजी नोट्स फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी। आ जाते हैं फटाफट से इंडेक्स पे, जिसमें क्विकली देखेंगे कि कितने टॉपिक्स हैं। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, तो आपको पता ही होगा, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं इससे, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, एक बार क्विकली उनको बस देख लीजिए, क्योंकि इन पर डिस्कशन करने का तो कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखेंगे कि इसमें टॉपिक कितने हैं। ये जो है आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी है और पेपर्स के कंपैरिजन में, और यहाँ टॉपिक्स भी जो है वो टोटल 37 है। लेकिन एक अच्छी बात है इस पेपर के बारे में कि यहाँ जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, मान के चलिए 60% आप पहले से पढ़ चुके हैं। 60% बहुत ज्यादा होता है जो मैं आपसे कह रही हूँ। मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा कह रही हूँ। कुछ थेरेपीज यहाँ पर आएंगी जो आपको नहीं लगेंगी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होंगी, उनको जरूर हम पढ़ेंगे, टेक्निक्स को पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं जानती हूँ या जानता हूँ, ऑलरेडी आपको लगेगा देख के। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं जो पहला टॉपिक है वो ADHD के बारे में है, और शुरू के 3 टॉपिक ADHD के बारे में ही है। तो कोशिश तो यही रहेगी, आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया नहीं है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि एटलीस्ट 3 टॉपिक कवर हो जाने चाहिए। फिर आगे जितना एक्स्ट्रा भी हम कर पाए तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ज्यादा है तो नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हम कवर कर लें। तो ADHD, जिसका नाम आपने बहुत सुना है, आप बहुत जानते हैं, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लॉन्ग में 100% आता है। ए सेक्शन की बात कर रही हूँ, ए में नहीं आया तो बी में आएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ADHD पर एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक बन सकते थे, जो जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड हो सकती थी या पहले पूछी गई है, वो मैंने इन 3 टॉपिक्स में कवर करी है। वो देखने में आपको 3 टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन उसी में से शॉर्ट नोट भी बन सकता है अगर आ जाता है कोई पोर्शन, और उसी में से 6 मार्कर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इसी में से लॉन्ग में 3+7, 4+6 या 6+4 या 5+5 इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आज पक्का तैयार होने वाला है, इसका मतलब तो यही हो गया। चलिए, ADHD जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको सही से पता होनी चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग। अटेंशन डेफिसिट्स मतलब अटेंशन में कमी, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर हाइपर एक्टिव की जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी बच्चे में जब देखे जाते हैं तो हम उसे ADHD कहते हैं। जब मैंने ये कहा कि किसी बच्चे में देखे जाते हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि ADHD जो है वो, क्योंकि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये डेवलपमेंटल फेजेस में देखने को मिलता है। अर्ली डेवलपमेंटल फेज कहना चाहिए, वो ज्यादा करेक्ट रहेगा, क्योंकि बच्चे तो अर्ली डेवलपमेंटल फेज में ही होते हैं। तो ये जो ADHD होता है, इसमें बहुत सारे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी इसमें पैटर्न बिहेवियर का दिखता है, वो इसके नाम में ही सारा छिपा हुआ है। राइट, आप जानते हैं कि अगर कोई पर्सन का जो है अटेंशन में हमें डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो आपको पता है, बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है कि उसके अटेंशन में कमी होने पे क्या चीजें होंगी। अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होता है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी में क्या चीजें उसमें देखने की होंगी, वही सब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स की तरह लिख देंगे। तो फिलहाल पढ़ भी लेते हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें हम इन अटेंशन के पैटर्न्स देखते हैं, हाइपर एक्टिविटी देखते हैं और इम्पल्सिविटी भी देखते हैं। इम्पल्सिविटी को भी अलग से इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो आपको नाम में केवल ADHD में डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, अटेंशन की और हाइपर एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन इम्पल्सिविटी भी है। वो क्या है, कैसे होती है, भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह की चीजों को देखते हैं। परसिस्टेंट दैट इज टिपिकल फॉर एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट लेवल। बात करेंगे कि सिम्टम्स और कॉजेज से ADHD डिफाइन होगा, अदरवाइज ADHD में और क्या है, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज, उसके ट्रीटमेंट, यही सब मिला के तो प्रॉब्लम बनेगी। तो ADHD के सिम्टम्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स। सबसे पहले इनअटेंशन, और दूसरा हो जाता है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन में क्या क्या चीज आपको लगता है कि जब किसी पर्सन, कोई भी पर्सन है, अपने बारे में सोचिए, इन जनरल सोचिए कि जब अटेंशन में कमी होगी तो किसी भी चीज पे फोकस्ड होने में प्रॉब्लम आएगी, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, किसी कॉन्वर्सेशन में बने रहने में प्रॉब्लम आएगी। अटेंशन में यही तो होता है, अगर आपका दिमाग कहीं और है तो आप मुझसे बातचीत करें तो आप मेरी ना तो बात सुनेंगे, उस पर भी अटेंशन नहीं जाएगा आपका, और ना ही आप अटेंड कर पाएंगे सामने वाले पर्सन को। फ्रीक्वेंटली मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स, फिर मिस्टेक्स भी होंगी
तो यहाँ पे स्कूल लेवल पर हम देखते हैं स्कूल वर्क में या फिर अदर एक्टिविटीज में बच्चे के अंदर इस तरीके की मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी। फॉलो थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीटिंग टास्क, जब कोई अटेंशन ही नहीं हो पा रहा है ठीक से तो कोई काम भी पूरा नहीं हो पाएगा, टास्क भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। अर्ली डिस्ट्रैक्टेड बाय अनरिलेटेड स्टिमुलाई, इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय अनरिलेटेड स्टिमुलाई, कि कोई भी ऐसा स्टिमुलाई, कोई भी ऐसी चीज जो आउटसाइड द वर्ल्ड हो रही है, मतलब उसकी दुनिया के बाहर कोई भी चीज चल रही है, उसमें अट्रैक्शन चला जाएगा, उसमें अटेंशन जल्दी चला जाएगा, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। फॉरगेटफुलनेस एंड ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग टास्क और एक्टिविटीज, भूल जाने की प्रॉब्लम भी होगी, जो यह चीज हमारे माइंड में ही नहीं पहुंची है, रुकी ही नहीं है हमारे दिमाग में, सस्टेन ही नहीं करी है, तो जाहिर सी बात है उसको तो भूल ही जाएगा बच्चा। तो ऑर्गेनाइज अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करने में या किसी एक्टिविटी को भी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये इनअटेंशन के कुछ सिम्टम्स हैं जो एडीएचडी में डिफाइन होते हैं। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी की। ये जो सिम्टम्स हैं हम बार बार नहीं डिस्कस करेंगे, यहीं पर लेकर चल रहे हैं इनको। हाइपर एक्टिव जब कोई बच्चा होता है तो उसके बिहेवियर में इम्पल्सिव होना देखने को मिलेगा, यानी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। हाइपर एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बहुत एक्टिव रहेगा, उसका ग्राफ जो है वो जिगजैग चलता रहेगा, वो डाउन अप होता रहेगा। इम्पल्सिव उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा दिखेगा। तो जब भी पर्सन का बिहेवियर हाइपर एक्टिव होता है तो उसका फिजिट बिहेवियर नजर आता है, यानी कि जब वो बैठा है तो बैठा नहीं रह पाएगा, जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उसमें चेंजेस, उसके रिएक्शंस में, एक्शंस में फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। इनेबिलिटी टू स्टे स्टिल इवन इन सिचुएशन वेयर इट इज एक्सपेक्टेड, वैसे तो वो बच्चा नॉर्मली एक जगह नहीं बैठ पाएगा, लेकिन जब उससे ऐसा कहा जाए कि आपको बैठना ही है, वहां पर भी वो ऐसा बिहेवियर दिखाएगा जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं है। टॉकिंग एक्सेसिवली और इंटरप्टिंग अदर्स, बातचीत बहुत ज्यादा करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये हाइपर एक्टिविटी का एक सिम्टम होता है। डिफिकल्टी वेटिंग फॉर वंस टर्न इन कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटीज, अपनी बारी के लिए जल्दबाजी मचा देना और बिल्कुल भी सब्र ना कर पाना, वेट ना कर पाना, ये भी एक सिम्टम देखने को मिलता है। डिसीजन मेकिंग में भी इम्पल्सिविटी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत क्विक, बहुत ही क्विक और फास्ट तरीके से रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करना, फिर गलतियां करना उसके बाद, जाहिर सी बात है, और किसी भी रिस्की बिहेवियर में भी इंगेज हो जाना कि बिना सोचे समझे कि कोई काम करना चाहिए नहीं, ये सबसे मतलब नहीं है, बस कूद पड़ना किसी भी चीज में। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें एडीएचडी के बच्चों में देखने को मिलते हैं। The symptoms must be present for at least 6 months and cause significant impairment in functioning to meet the criteria for an ADHD diagnosis. आपने किसी बच्चे को देखा, उसके बिहेवियर में आपको ये सिम्टम्स नजर आए तो आपने कह दिया ये तो एडीएचडी से सफर कर रहा है, बिल्कुल नहीं। उस बच्चे के बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और अगर 6 मंथ तक उसके अंदर हमें इसी तरीके के बिहेवियर को देखने को मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि वो बच्चे के अंदर एडीएचडी है। और इसके अलावा वो जो सिम्टम्स हैं वो मल्टीपल सेटिंग्स में दिखने चाहिए। अगर बच्चा किसी एक ही जगह पर इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो हो सकता है कि कोई आउटसाइड फैक्टर उसका रीजन हो, तो इसीलिए जो बिहेवियर है वो मल्टीपल सेटिंग्स में हम नोटिस करेंगे कि ऐसा दिख रहा है, राइट। तभी हम कहते हैं कि एडीएचडी के सिम्टम्स उसमें है। बात उठती है कि ये एडीएचडी होता क्यों है, क्या वजह रहती होगी एडीएचडी के कॉजेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक कॉजेस की। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी कंपोनेंट टू एडीएचडी। Children with ADHD often have family members with the disorder. Multiple genes like playing a role in increasing susceptibility. जेनेटिकली एक रोल होता है, जिस तरीके से और भी डिसऑर्डर्स आपको पता है पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अब क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए ज्यादा अवेयर हैं, अब क्योंकि जो है डिसऑर्डर्स को ज्यादा फ्रंट में लाया जा रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तब ये डिटेक्ट भी किया जाता है। वरना हो सकता है किसी की फैमिली में उसके पेरेंट्स के साथ एडीएचडी का इश्यू रहा हो और उन पर किसी ने ध्यान ना दिया हो और किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लिया हो। लेकिन अब जो उनका बच्चा है उसका बिहेवियर, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर बहुत बदल चुका है, अब वो बच्चा जो है वो उस एनवायरमेंट में ना डील हो पा रहा है, ना पेरेंट्स झेल पा रहे हैं, ना स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, सब जगह दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में उसको फॉरवर्ड लाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, तब पता चलता है कि एडीएचडी का इश्यू है। इसके अलावा जो जेनेटिकली हम स्पेसिफिक अगर हो जाएं तो क्या वजह हो सकती है, ब्रेन का स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। उसके ब्रेन में शुरुआत से कोई ऐसा डिफेक्ट होना, कोई ऐसे डेफिसिट्स होना जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो एडीएचडी हो सकते हैं। और कहाँ कहाँ वो इश्यूज हो सकते हैं, फ्रंटल लोब्स में, बेसल गैंग्लिया में और न्यूरोट्रांसमीटर इश्यूज, 3 जो एरियाज हैं वहां पर प्रॉब्लम होने पर हम कहेंगे कि ये वजह हो सकती है। लेकिन ये वजह आप नॉर्मली एज ए टीचर तो नहीं ट्रैक कर सकते। बच्चे का बिहेवियर क्लासरूम में दिखता है, बहुत स्टूडेंट्स जैसे मैंने भी पढ़ा दिए जिनमें एडीएचडी का इशू था, लेकिन हम उस बिहेवियर के जस्ट उसके बेसिस पर नहीं कह सकते। हो सकता है कॉज जो है वो बायोलॉजिकल रहा हो, तो अब उसको तो हम नहीं ट्रैक कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर्स की टीम बुलाई जाती है। तो फिलहाल ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा कि इसके बेसिस पर हम कहते हैं।
देन कम्स एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले आता है प्रीनेटल एक्सपोजर। जब बच्चा मदर के पेट में था, वोम में था, तो उस टाइम पर मदर ने किन किन चीजों का इंटेक किया। अगर कोई ऐसी चीजें ली हैं जिनकी वजह से एडीएचडी के डेवलप होने के चांसेस हैं, तो फिर ये रिस्क बढ़ सकता है। जब बच्चा दुनिया में आएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंटल फेजेस में हम उसके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम होती है, नजर आएगी। तो अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल का जो है वो टॉक्सिसिटी ली है, तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे का प्री मेच्योर बर्थ हुआ है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लो बर्थ वेट होने की वजह से भी चांसेस रहते हैं। अगर किसी बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा या स्ट्रेस मिला है, उसको कोई नेग्लेक्ट मिला है, अब्यूज मिला है फैमिली से, ये बहुत बिगिनिंग की बात हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये एडीएचडी न्यूरो डेवलपमेंटल फेज में ही देखा जाता है, डेवलपमेंटल फेज में देखा जाता है। तो इसकी वजह से भी एडीएचडी डेवलप हो सकता है। डाइट और न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है जो फूड्स में कलर होता है वो एडीएचडी क्रिएट करता है, उसकी भी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो किसी तरीके की डाइट जो प्रॉपर नहीं है, बच्चे को अगर डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, या फिर प्रीनेटल एक्सपोजर के टाइम पर जब बच्चा जो मदर के उसमें था, वोम में था, तब अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, तो डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। देन कम्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगर पहले से कोई और डिसऑर्डर जेनेटिकली उसको है, राइट, कोई और डिसऑर्डर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होना, ऑटिज्म होना, मूड डिसऑर्डर, तो इनकी वजह से भी बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन बन जाते हैं। अब ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या तो उस बच्चे में ही होंगे, या फिर उसको पास ऑन हुए होंगे अपने पेरेंट्स से, तब भी इनके चांसेस रहते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होने पर काफी चांसेस रहते हैं कि बच्चे के साथ में एडीएचडी के इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। ये सब इंटर रिलेटेड भी हैं, क्योंकि अगर आप इनके सिम्टम्स एक एक करके पढ़ेंगे ना, तो बड़े ही कोरिलेटेड लगते हैं। कई बार तो लोगों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एडीएचडी की खास बात यह है कि इसके नाम में ही सारे सिम्टम्स छुपे हैं, तो वहां से थोड़ा फिल्टर करना भी ईजी हो जाता है। फिर इसके बाद सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, द परसेप्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एडीएचडी कैन वेरी कल्चरली। बहुत अलग अलग कल्चर में भी जो है एडीएचडी हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा मेजर नहीं होते हैं, ये मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं, इसीलिए इनको इतना स्मॉल पॉइंट्स में हमने लिखा है। अब एडीएचडी के डायग्नोस की बात करें, आप देखेंगे एक एक चीज एडीएचडी के बारे में कवर होती चल रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एडीएचडी के डायग्नोसिस की बात करें, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना पड़ता है, तब जाके एडीएचडी डायग्नोज होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने ही तमाम ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ा दिए जिनको एडीएचडी था, ऐसे बच्चे हमारे सामने आए, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो क्योंकि नॉलेज की वजह से उन चीजों को आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया गया, लेकिन मैं भी उनके पेरेंट्स को बुला के ये नहीं कह सकती हूँ कि आपके बच्चे को एडीएचडी है। ये तो कह सकती हूँ कि आपको टेस्ट कराना चाहिए, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे क्लेम नहीं कर सकती उनके सामने, क्योंकि हमें एक प्रॉपर वे में जाना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना होता है, जिसमें क्लिनिकल इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि टीचर से मिलने वाला फीडबैक, तो टीचर्स तो स्कूल टाइमिंग का ही फीडबैक दे पाएंगे, बाकी पियर्स से, नेबर्स से, या बच्चा कहीं आसपास मान लीजिए ट्यूशन जाता है, कहीं भी और कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है उसने, तो वहां पे उसका कैसा बिहेवियर है, ये सब कुछ नोट किया जाता है, तब डायग्नोस हो पाता है। क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि एडीएचडी के केस में केवल हम एक चीज पर स्टिक नहीं रह सकते, हमें सारी डायमेंशंस पे देखना होगा कि बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, तब हम कहते हैं। तो काफी डिटेल्ड इसका इवेल्युएशन हो जाता है। इट इज एसेंशियल टू रूल आउट अदर पॉसिबल कॉजेस की सिम्टम्स क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि सिम्टम्स काफी बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, तो इसी वजह से उसको डिफ्रेंशिएट करना भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बेसिस हैं उसका अटेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी का इशू है, पर हमने उस इन अटेंशन की कैटेगरी में उसको डाल दिया। तो ये सब डिफ्रेंसिएशन करना जरूरी है, तभी एडीएचडी डायग्नोस हो सकता है। ऐसे जनरल सिम्टम्स देख के नहीं कहा जा सकता कि बच्चे को एडीएचडी है, जब तक आपको नॉलेज ना हो। ये भी मैं जरूर जोड़ दूं, क्योंकि टीचर्स कई बार एडीएचडी के बच्चों को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर वो टीचर होते हैं, वो बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टीचर्स के बारे में क्या ही कहें। तो एडीएचडी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल होते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, ऑफ कोर्स साइकेट्रिस्ट ही उसको लिखते हैं, टीचर्स तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे और कोई और भी नहीं लिख सकता। तो मेडिकेशंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स और नॉन स्टिमुलेंट्स मेडिकेशंस होते हैं। आप चाहें तो उनके कुछ नेम्स याद रख सकते हैं, अगर रख पाए तो, और ना रख पाए तो एक जनरल आप लिख सकते हैं कि ब्रेन में नॉर एपिनेफ्राइन और डोपामिन का लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो दिए जाते हैं, और इसी तरीके से नॉन स्टिमुलेंट्स मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। फिर साथ ही आती है कुछ थेरेपी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि बच्चे के बिहेवियर के थ्रू ही सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन का यूज करें जो एक्चुअल में बच्चे के काम आए, जिसमें कि सीबीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करना सिखाती है, ये बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन सिखाती है कि अपने बिहेवियर को वो कैसे रेगुलेट करे।
और इसके लिए पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनको भी बच्चे के साथ सब्र के साथ काम लेना होता है। तो एडीएचडी में बच्चों को इस तरीके से बिहेवियरल थेरेपी या फिर सीबीटी दोनों का यूज किया जा सकता है। आपको पता ही है सीबीटी में ऑलरेडी बिहेवियरल थेरेपी इंक्लूडेड है। एजुकेशनल सपोर्ट भी दी जा सकती है, जैसे कुछ स्कूल में ऐसे बच्चों को कुछ ऐसे टास्क में इन्वॉल्व करना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना या कुछ स्पेशल एजुकेशन टाइप की चीजों में इन्वॉल्व करना, क्योंकि अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव वो है तो उनको कहीं ना कहीं तो लाके ऐसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो अपनी एनर्जी सही जगह पर लगा पाए। उसके लिए एजुकेशनल सपोर्ट दी जाती है। कहने को तो एडीएचडी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन एडीएचडी के साथ भी लोग बहुत नॉर्मली लाइफ को जी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडीएचडी के साथ में अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली जीते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। कई बार तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल फेज में आइडेंटिफाई हो भी नहीं पाता, बहुत से पेरेंट्स नहीं कर पाते। और उन बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब कहीं जाकर उनको जब अपनी प्रॉब्लम ज्यादा फील होती है और वो आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एडीएचडी इतने लंबे टाइम से है। तो इसके साथ एक नॉर्मल लाइफ भी लोग जीते चले जाते हैं। अब आती है कि जो बच्चे एडीएचडी से सफर कर रहे हैं उनके लिए हम क्या टेक्निक्स यूज करेंगे। अभी आपने देखा कि उसके बारे में हमने ओवरव्यू किया था, लेकिन इस पर अब हम डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने वहां पे थोड़ा फास्ट भी चली थी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो एडीएचडी से सफर कर रहे होते हैं उसमें हमने कह तो दिया कि हम बिहेवियरल थेरेपी यूज करेंगे, पर बिहेवियरल में एग्जैक्टली क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं जिससे एडीएचडी से ओवरकम कराया जा सके। तो सबसे पहले बिहेवियरल इंटरवेंशन पे ही बात कर लेते हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशन में बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो स्पेसिफिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव और बिहेवियरल दो थेरेपीज का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही थेरेपी बहुत इफेक्टिव है और दोनों जब साथ में आती है ना तो सुपर इफेक्टिव हो जाती है। तो इसी वजह से सीबीटी की हेल्प से बच्चों को उनके बिहेवियर को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इंप्रूव कराना, नेगेटिव थॉट से कैसे कोप करना है, ये सब सिखाया जाता है। इसमें बच्चे अपने ही बिहेवियर को सेल्फ मॉनिटर करते हैं और उन्हें काफी हेल्प मिलती है। अब बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक्स यूज होंगी इसके अंदर, उसमें सबसे पहले ये होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम बच्चे से चाह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ना करे या फिर किसी बिहेवियर को करे, तो उसके लिए हम उसको टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देते रहें। टोकन इकोनॉमी मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को ये कहा जाएगा कि आप इतने नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक बिहेवियर को करते हुए दिखेंगे तो आपको उसके रिटर्न में एक टोकन मिलेगा, जिस टोकन को आप किसी भी अच्छी चीज से एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है वो उनकी एनर्जी आप देखिए कहाँ पे लग जाएगी, कुछ और ऐसी चीजों में लग जाएगी जहां से वो कुछ पॉजिटिव गेन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर हम क्लियर रूल्स बना दें, उनकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस कर दें, एंड कॉन्सिक्वेंसेज हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर बच्चों को ये बताया जाए कि इस बिहेवियर को करने से आपको लाइफ में ये फायदा होगा, क्लैरिटी उनको जब दी जाए उस चीज के ऊपर, तब भी उनके बिहेवियर में हमें फर्क देखने को मिल सकता है। यूज्ड जुडिशियली, टाइम आउट्स कैन टीच चिल्ड्रन टू काम डाउन एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर बिहेवियर। टाइम आउट का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम में ही अपने बिहेवियर को रखना। अगर उन्हें किसी चीज पर गुस्सा आ गया है तो उनको ये समझाया जाए कि वो 10 सेकंड से ज्यादा उस चीज को कंट्रोल करेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं जाने देंगे। तो बच्चा जो है उन चीजों को फॉलो करता है, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को काम कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम दिए जाए ऐसे बिहेवियर, क्योंकि बच्चे को ही तो सब कुछ हम नहीं बना सकते, वो इतना भी स्मार्ट नहीं है, वो अल्टीमेटली तो वो बच्चा ही है। तो ऐसे में पेरेंट्स को ट्रेन करना कि उनका जो बच्चा है उस पर वो नजर रखें, उसके बिहेवियर पर ध्यान दें, जिससे चीजें बेटर हो पाए। फिर आते हैं कि एजुकेशनल लेवल पर हम कौन कौन से प्लान यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। अब इन्हीं पर ना डिटेलिंग में क्वेश्चन बन जाता है कि स्कूल लेवल पर एडीएचडी के बच्चों को कैसे आप डील करेंगे, किस क्या क्या प्लान्स उनके लिए होंगे। तो these legal documents ensure children receive accommodation like extra time on test, preferential seating और modified homework assignment। क्लासरूम में कैसे मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, ऐसा प्रिडिक्टेबल रूटीन बनाया जाए विच यू कैन रिड्यूस एंजाइटी एंड हेल्प चिल्ड्रन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। जब बच्चे को पता रहेगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे उसको बिहेव करना है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कुछ ऐसे विजुअल एड्स बनाए जाए। यूज ऑफ विजुअल शेड्यूल्स, चेकलिस्ट और टाइमर्स कैन असिस्ट इन टास्क मैनेजमेंट एंड टाइम अवेयरनेस। जब बच्चे को पता रहेगा कि मुझे इस तरीके से चेक किया जा रहा है, वैल्यूएशन मेरा हो रहा है, तो अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट कराया जाए जिसमें बच्चा जो है उसको या तो टीचर के बहुत करीब बिठाया जाए या फिर ऐसे स्टूडेंट के साथ बिठाया जाए जिसके साथ में वो सिमिलर बिहेवियर को ना करे। तो ऐसे भी किया जा सकता है। फिर कुछ टीचिंग मेथड्स भी स्पेशलाइज्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे एक्टिव लर्निंग, ऐसे एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स में बच्चों को एंगेज करना जिसमें उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। पीयर ट्यूटरिंग, समटाइम्स लर्निंग फ्रॉम पीयर्स कैन बी इफेक्टिव। जो बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो क्लास में उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जिससे वो अपने एनर्जी को गलत जगह पर ना लगाए और किसी न किसी तरीके से ग्रुप का पार्ट बने रहे।
सोशल स्किल की ट्रेनिंग देना, ग्रुप थेरेपी या रोल प्लेइंग, ऑलरेडी देखिए मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, रोल प्लेइंग में क्या होता है। चिल्ड्रन जो है वो बच्चों के साथ में, दूसरे पीयर्स के साथ में अपने ग्रुप में एक लीडर बन के या फिर ग्रुप में एक एक्टिव मेंबर बन के रोल प्ले करते हैं, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, जिम्मेदारी दे देना बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो सब काम कराए जाते हैं, जो कि एडीएचडी के लिए कई बार चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन उससे बेनिफिट भी होता है। रोल प्ले कराना, रियल लाइफ इंटरेक्शन में बच्चों को रोल प्ले के लिए प्रिपेयर करना, ये भी एक चीज हो जाती है। फिर मेडिकेशंस तो है ही, पढ़े थे आपने, मैंने अभी एक्सप्लेन ही किया था। उनकी लाइफस्टाइल में भी कुछ एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइजेस, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन और इस तरीके के प्रोसेसेस हैं जिसमें इन्वॉल्व करके बच्चों को काफी और ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, उनकी जब एक हेल्दी डाइट मिलेगी तो उसका भी फर्क पड़ेगा। स्लीप पैटर्न जो है वो प्रॉपर चले, ऐसा ना हो बच्चा मोबाइल में बहुत ज्यादा लगा है, टीवी बहुत ज्यादा देख रहा है, इस बात का ध्यान देना। और बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एप्स भी डिजाइन हो गए हैं जो एडीएचडी के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर इन केस मतलब इस बजाय इसके कि वो फोन में गलत तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज ही कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे एप्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से एडीएचडी से सफर करने वाले बच्चों को इंगेज रखा जा सकता है। तो ये एक डिटेलिंग हो गई, 10 मार्कर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अब यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ अ काउंसलर इन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद एडीएचडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से सफर करने वाले बच्चों के लिए जो काउंसलर होते हैं उनका क्या रोल होता है। रोल तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो बच्चे ही अपने आप में एक नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उनके बिहेवियर में डिफिकल्टी होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की काउंसलर को जरूरत होती है। तो क्या क्या चीजें हमें काउंसलर में देखने को मिलेंगी, आइए इसको भी पढ़ते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन। ये सब आप जानते हैं क्या क्या होता है। काउंसलर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद एडीएचडी बाय ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट। क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी कि एक तो इमोशनल सपोर्ट उन्हें देनी है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में हेल्प करानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट न केवल बच्चे को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी और फैमिली को भी उस चीज में इन्वॉल्व करना है, और उन्हें बताना है कि किस तरह से बच्चा डिसऑर्डर से बाहर निकल पाएगा। उससे सबकी जरूरत है, क्योंकि वो बच्चा है, सबसे सिंपल बात तो यही है। तो यहाँ पे जो रोल होता है वो शुरू होता है by assessing the child's specific symptoms and understanding how ADHD affects their daily life। पहले ये समझने की कोशिश करना कि बच्चे के अंदर ADHD की डिग्री क्या है, कितने सिम्टम्स हैं, कहीं हो सकता है बॉटम लेवल पर हो सकता है बहुत ज्यादा हो। हर एक डिसऑर्डर की एक डिग्री होती है, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि हर एक डिसऑर्डर जो है वो अपनी कहना चाहिए कि इन्फेंसी की स्टेज में भी हो सकता है और एक बहुत अडल्ट स्टेज में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो शुरुआती लक्षण होंगे अगर, तो वो प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी, सिम्टम्स बढ़ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हो जाएगी जिसे हम कहते हैं। तो काउंसलर्स कंडक्ट इंटरव्यू विद द चाइल्ड, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द चाइल्ड्स बिहेवियर इन वेरियस सेटिंग्स, होम, स्कूल, कई तरीके से वो जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बिहेवियर रेटिंग स्केल्स का यूज करके, डिफरेंट असेसमेंट टूल्स का यूज करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पहले बात हुई थी कि जब भी एडीएचडी को फाइंड आउट करना होगा तो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर। तो बच्चे की क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, कौन कौन से सिम्टम्स एडीएचडी के देखने को मिल रहे हैं, ये सब फाइंड आउट करने के बाद और ये पता करने के बाद कि एडीएचडी की सिवियरिटी कितनी है, जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसको एडीएचडी है। फिर एडीएचडी का पता चलने के बाद जरूरी हो जाएगा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना। यहाँ पे न केवल चाइल्ड के साथ, बच्चे के साथ, बल्कि फैमिली के साथ भी एक तरीके का थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। तो पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवर हो, तो वो एक इमोशनल कनेक्शन इनडायरेक्टली सही पर पेरेंट्स के साथ भी बन ही जाता है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपो विद द चाइल्ड डायग्नोज विद एडीएचडी इज एसेंशियल। बच्चा तो देखिए ना केवल एडीएचडी के केस में, बल्कि बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आप उनसे कोई बात भी पूछना चाह रहे हैं ना, तो आपको एक इमोशनल बॉन्ड उनके संग बनाना पड़ेगा, वरना बच्चे भी ऐसे होते हैं कि अपने मन की बात नहीं निकाल पाते। कोई भी हो, हर बच्चा हर एक से बात नहीं करने चला जाता है। तो इसीलिए एडीएचडी से सफर करने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है, क्योंकि उन्हें वो किसी ना किसी फील्ड में तो कुछ ना कुछ कमी दिखा रहे होंगे। अगर इन अटेंशन है तो वो एकेडमिकली पुअर होंगे। अब एकेडमिकली पुअर होने की वजह से क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा, उन्हें ये तो लगेगा कि क्लास में मैं और बच्चों के जैसा नहीं हूँ। तो ये जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें अंडरस्टैंड करते हुए समझना है कि बच्चे के संग जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो अच्छी बन जाए। A counselor provides a safe, supportive environment where the child can express their thoughts and emotions without judgment.
काउंसलर का जो एम्पैथेटिक लिसनिंग बिहेवियर होगा, उसी की वजह से बच्चा जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस कर पाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ पाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, आपको पता है कि किसी के भी साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप किया जाए, एक अच्छा बॉन्ड बनाना जरूरी होता है, ट्रस्ट करना जरूरी होता है, ट्रस्ट बनाना जरूरी होता है, करना तो यहाँ पे उनको है ही है ऑफकोर्स बच्चे के साथ में। अब कोपिंग स्ट्रेटजीज और स्किल्स हमें सिखाने हैं, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि काउंसलर का ये रोल है कि वो कोपिंग स्ट्रेटजीज को सिखाए और स्किल्स सिखाए। काउंसलर ऐसे बच्चों को डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाते हैं, किस तरीके से बिहेवियरल इंटरवेंशंस का यूज करके, यानी कि बिहेवियरल इंटरवेंशन जब भी आएंगे तो हम रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे या फिर ऐसी पॉजिटिव चीजों की बात करेंगे जिससे कि बच्चे का बिहेवियर डिजायर्ड हो जाए। तो हमें बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है कि कोई भी उसने काम किया तो उस पर उसको रिवॉर्ड देना है। इस तरीके की चीजें बनाने से क्या होगा, बच्चा समझ पाएगा कि मैं कुछ अच्छा भी कर रहा हूँ, जो उसके माइंड में अभी तक खुद को लेकर नेगेटिविटी थी वो फेड आउट होने लगेगी। उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाना, क्योंकि बच्चा ये समझेगा जब उसको समझाया जाएगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, तो धीरे धीरे वो ट्रैक पर आएगा। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और अपने स्किल्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, किसी भी काम को, छोटे छोटे कामों को भी अच्छे से कैसे किया जाए, ये उसको सिखाया जाएगा। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं जैसे डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, इन चीजों को भी बच्चों को सिखाया जाएगा। हालांकि बच्चे रिलैक्सेशन टेक्निक्स को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि वो उस तरह से नहीं समझ पाते अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन उनको ये सिखाने का काम है काउंसलर का, जो उन्हें करना चाहिए। और साथ ही साथ सोशल स्किल ट्रेनिंग भी देनी है, यानी ये समझाना है कि आप अपनी इम्पल्सिविटी के चलते हुए, बच्चा नहीं समझेगा कि वो इम्पल्सिव है, उसके संग इतनी हैवी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी है, उसको उसके तरीके से समझाना है कि जो भी आपका इम्पल्सिव बिहेवियर है, या आप छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाते हो, या किसी को मारने लगते हो, या किसी के साथ अब्यूजिव हो जाते हो, इसके क्या गलत परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये बच्चे को समझाना है। इसी तभी बच्चा जो है वो सोशली भी अच्छे से बिहेव कर पाएगा। इसी के साथ रोल नहीं खत्म होता है काउंसलर का, उनको पेरेंट्स और टीचर्स को भी सपोर्ट करना है। काउंसलर जो होते हैं वो टीचर्स के संग लगातार बने रहेंगे ये देखने के लिए कि बच्चे के बिहेवियर में क्या फर्क आ रहा है, क्योंकि टीचर बच्चे की लाइफ में एक बड़ा चेंज लाने वाला पर्सन टीचर भी होते हैं। पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन बच्चे पेरेंट्स से भी ज्यादा टीचर्स की सुनते हैं। तो ऐसे में जो भी हम कह रहे हैं ना कि बिहेवियरल इंटरवेंशन हम यूज करेंगे, वो हम टीचर की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं, बहुत हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा उसका। लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को भी हमें समझाना होगा कि कैसे उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। उन्हें मार्क्स वाली जो भाग दौड़ है उसमें नहीं दौड़ाना है कि तुम अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लेके आई, ये पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, टीचर्स की तरफ से कभी नहीं होता। तो ऐसी चीजों को समझाना पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे को स्लोली स्लोली इंप्रूव होते हुए देखना है, ना कि आपको बच्चे को पुश करना है कि वो ओवरनाइट कुछ का कुछ बन के अगले दिन तैयार हो जाए, ये हो भी नहीं सकता। इसके अलावा बहुत से ऐसे को अकरिंग इश्यूज आएंगे जिनको मैनेज करना होगा। जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं वो बहुत सारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लर्निंग डिफिकल्टीज से सफर भी करते हैं। तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी उनको मैनेज करने का काम भी काउंसलर का है। इसके लिए वो पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, टीचर्स की हेल्प लेंगे, पियर्स की हेल्प लेंगे। हालांकि जिस उम्र का बच्चा है उस उम्र के पियर्स भी उसके ही जैसे होते हैं, मतलब नॉट मेंटली, पर एक बचपना तो बचपना ही होता है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट पियर्स से नहीं मिलती है, पर फीडबैक जरूर मिल पाता है। क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है बच्चे वो बातें अपने पियर्स से कहता है जो पेरेंट्स और टीचर्स को भी नहीं बताता। तो ऐसे में उन छोटे छोटे इश्यूज को हैंडल करने का काम होता है। साथ ही साथ एडवोकेसी करना और केयर हो रही है नहीं हो रही है इस बात का ध्यान रखना। बच्चे के जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनका ध्यान रखते हुए कि बच्चे के संग कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है जो उसके अगेंस्ट हो, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कोऑर्डिनेट करना है। तो काउंसलर का रोल जो है वो एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि कोलैबोरेशन के साथ चलना है। किसी भी छोटी से छोटी बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल भी ऐसे सफरिंग में ना जाए और प्रॉपर तरीके से चीजों को लेकर चल सके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये जो टॉपिक है पूछा गया है एग्जाम में बहुत ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, तो मैं अब बता दूं जब आपको बोल ही रही हूँ तो उसी हिसाब से इसको भी हम कवर करेंगे। Cognitive behavior modification is a therapeutic approach that combines principles from both cognitive therapy and behavior therapy। आपको पता है कि CBT क्या है, CBT में दोनों ही चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो कोई भी कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जब हम बात करें, मतलब दोनों के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो इसमें यूज होते हैं। इनकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन के जो भी मैलएडेप्टिव बिहेवियर है उसकी पर्सनैलिटी में, या जो उसके थॉट्स हैं, जो भी थॉट्स उसकी इस तरीके से डेवलप हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए, तो वो सारे थॉट्स को रिमूव करने का काम किया जाता है, उसके बिहेवियर को बेहतर बनाने का काम किया जाता है। सेंट्रल आइडिया ये है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे इमोशनल और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा ट्रू है ये बात, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं ना वैसा ही हम बिहेव करते हैं।
रेयर केसेस में हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं हम उसका उल्टा बिहेव करें, बिकॉज वो भी हमें ऐसा करना है इसलिए करेंगे। अगर आपको किसी सिचुएशन में किसी के सामने स्माइल करना है क्योंकि आप दुखी हैं पर आप दिखाना नहीं चाहते, तो भी ये भी आपने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, तभी आप कर पाए। तो हमारे जैसे थॉट्स होंगे ना, वो हमारे इमोशन और बिहेवियर को अलाइन करते हैं। और जब हमारे डिसफंक्शनल थॉट हो जाते हैं तो हमें उनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, मतलब दोबारा से उन थॉट्स को सही करने की कोशिश करना। तो क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं सीबीएम के? सबसे पहले तो यहाँ पे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस होता है। CBM emphasizes identifying and challenging negative और irrational thoughts that contribute to emotional distress। कई बार आपने लोगों को देखा होगा बेवजह की बातों पे परेशान होते हैं, हमें लग रहा है वो बेवजह की है क्योंकि वो बात ही रैशनल होती है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने वाला पर्सन ये नहीं समझ पाता कि वो बात कितनी रैशनल है, मतलब कितना कंपोनेंट उसमें कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है। तो ये काम क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे सामने से कोई और करके देगा, जो कि इस मेथड के थ्रू उसके लिए किया जाता है। तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया है सोचने समझने का, उसको रीस्ट्रक्चर करना, समझाना, फील कराना कि जो आप सोच रहे हो ये बात गलत है। By replacing these thoughts with more balanced and realistic ones, individual can change how they feel and behave। इनिशियल लेवल पर जब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है तो बहुत सारे लोग अपने थॉट्स को ठीक कर लेते हैं। साइकोलॉजी वाले लोग हमेशा कर लेते हैं। अगर आपने जरा भी साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, थोड़ा भी आपका जो है वो कॉमन सेंस बेटर है, तो आपको अपने रैशनल थॉट्स को, अगर आपको लगेगा फॉर द टाइम बिंग, आपको लगेगा कि मैं गलत, अभी तो मैं ठीक ही सोच रहा हूँ, उस पॉइंट पर आपको लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब अपना सेल्फ इवैल्यूएशन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात मैंने गलत सोची थी, मेरी तरफ से भी ये गलती थी। और हमेशा लाइफ में जो लोग अपनी तरफ की गलतियों को भी समझ पाते हैं ना, क्योंकि दूसरे को तो गलत कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को समझ जो पाता है वही अपने थॉट्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर पाता है। रीस्ट्रक्चरिंग करने से बेनिफिट ये होगा कि एक तो फ्यूचर में हम वैसा बिहेवियर नहीं करेंगे और अल्टीमेटली बिहेवियर तो हमारा ही मॉडिफाई हो रहा होगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम यही देखते हैं कि हम किसी भी, जो अल्टीमेट हमारा बिहेवियर है वो कैसे मॉडिफाई होगा, जिसके लिए पहला स्टेप हो जाता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना। बहुत सारे बिहेवियरल इंटरवेंशंस होते हैं, नॉट जस्ट थॉट्स को करना, क्योंकि सीबीटी है तो जाहिर सी बात है कॉग्निटिव चेंजेस के अलावा हम बिहेवियर के मॉडिफिकेशंस की भी बात करेंगे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मैंने कहते हुए देखा है कि वो किसी दूसरे पर्सन से ऐसा कहते हैं, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, कि जब मैं ऐसा बिहेव करूं तो तू मुझे टोक देना, या मैं ऐसा करूं तो तू मुझे समझा देना। यानी कि आइडेंटिफिकेशन तो हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे बिहेवियर में, लेकिन उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, हो जा रहा है हमसे गलती से। तो ऐसे में वो दूसरा पर्सन हमारी हेल्प करता है, या हम खुद भी अगर कितना कंट्रोल है, बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल है, तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिहेवियरल इंटरवेंशन में की हेल्प से पर्सन के बिहेवियर को बहुत ज्यादा पार्शियल किया जा सकता है। सेल्फ मॉनिटरिंग, इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने ही लेवल पे करना चाहते हैं। अगर खुद से ही अपनी मॉनिटरिंग कर ली तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जो हमारे नेगेटिव थॉट या हमारे बिहेवियर साइकिल को ट्रिगर करते हैं। और जब हमें वही चीज मिल गई, मतलब हमें कॉज ही मिल गया, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? कॉज समझ में आ गया तो अब जो हम इफेक्ट लाएंगे वो हमारे हाथ में हो सकता है। तो ये चीज हो जाती है। देन स्किल ट्रेनिंग, जो सीबीएम होता है कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में ऐसे बहुत सारे स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि कोपिंग स्ट्रेटजीज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब ये किसी पर्सन पर अप्लाई किए जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, तो उस समय पर पर्सन को, ये बच्चे को, जो भी शख्स है हमारे सामने, जो भी हमारा क्लाइंट है, उनको बहुत सारे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब वो धीरे धीरे स्किल जो है वो एक हैबिट में फॉर्म हो जाते हैं पर्सन की, तो फिर वो अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को खुद ही एनकाउंटर कर लेते हैं। सीबीएम के एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वेरियस इश्यूज, जैसे कि बेसिक जितने भी हैं वो तो सब ट्रीट हो जाते हैं सीबीएम से, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन से। जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पर्सन अपने ही लेवल पर रिजॉल्व कर लेता है। बहुत से लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बिगिनिंग में ही क्रैक कर लेते हैं, और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो फील ना करता हो, ऐसा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। तो सभी जो भी ऐसा फील करते हैं और जो शुरुआत में उसको पकड़ पाते हैं, अपने एंगर को मैनेज करना, फोबियाज, स्ट्रेस, वो सीबीएम की हेल्प से कर सकते हैं। It empowers individuals to take control of their thoughts and behaviors, helping them develop healthier patterns that lead to improved emotional well-being। जाहिर सी बात है जब हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएंगे, उस पर हमारा कंट्रोल होगा ना कि दूसरे का, तो अच्छी बात है, फिर हम हमारी जो वेलबींग और फंक्शनिंग है वो बेटर नजर आएगी। Cognitive behavior modification integrates cognitive and behavioral techniques to promote lasting changes in thought pattern and behavior। इससे मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जी भर के अपनी तरफ से लिख सकते हैं, मतलब अपनी तरफ का मतलब ये बेसिक बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं। आपको अगर कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों थेरेपीज के मीनिंग पता है, और जस्ट इन केस नहीं पता है ना, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, क्लास 12th की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 पे जाइएगा, थेराप्यूटिक अप्रोचेस। उसमें कॉग्निटिव थेरेपी
और बिहेवियर थेरेपी, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी के पेजेस हैं, उन 2 पेजेस को, 2 ही पेजेस हैं, जो कॉग्निटिव वाला है वो राइट पर है और जो बिहेवियरल वाला है वो उसके नेक्स्ट के लेफ्ट पर है, उतना बस पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत, क्योंकि ये पूरे उसमें चलने वाले हैं पेपर में, कॉग्निटिव बिहेवियर तमाम जगह चलेंगे, तो इस वीडियो के बाद ही ये छोटा सा काम कर लीजिएगा, उसकी अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल पर भी वीडियोस है, पर वो बहुत पुराने वीडियोस हैं, उनमें मैंने जिस जगह पर बैठ के वो वीडियोस बनाए बहुत बुरी तरीके से आवाज गूंजती है, तो मैं उनको वीडियोस को दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपके पास इंफॉर्मेशन अलग से भी होनी चाहिए। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, अभी हमने बात की थी, शुरुआत में हो गई थी, तो क्विक कर लेंगे कि एक ऐसी थेरेप्यूटिक अप्रोच है जिसमें हम बिहेवियर को चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब हम कोई डिजायर्ड बिहेवियर चाहते हैं, मतलब हमारा बिहेवियर डिजायर्ड होता है, तो उस बिहेवियर को लाने के लिए जब हम पर्सन को मोटिवेट करते हैं, वही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम ये देखेंगे कि बच्चे के अंदर किसी भी ऐसे अवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव कर देना जिससे जो बिहेवियर हम चाहते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे कि बच्चे को 2 तरीके के ऑप्शन दे देना, एक ऐसा काम जो ज्यादा डिफिकल्ट है और दूसरा ऐसा जो बिहेवियर हम उससे चाहते हैं कराना, तो ऐसे में वो ऑटोमेटिकली उस डिफिकल्ट बिहेवियर को स्किप कर देगा और उस बिहेवियर को करने लगेगा। तो एक नेगेटिव तरीके से हमने उसको रीइंफोर्स किया, हमारा मेथड जो था वो नेगेटिव था, लेकिन आउटकम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो इस तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है। पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम एक अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस को ऐड करते हैं टू डिक्रीज अ बिहेवियर, जैसे कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना जिससे कि क्लास में डिसरप्टिव बिहेवियर ना हो, तो बच्चा क्या करेगा? वो शांत बैठना ज्यादा पसंद करेगा। नेगेटिव पनिशमेंट में रिमूविंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस टू डिक्रीज बिहेवियर, जैसे कि स्क्रीन टाइम उनसे ले लेना जिससे कि वो दूसरा काम कर सके, यहाँ पे नेगेटिव तरीके से किया जा रहा है। जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट दे रहे हैं तो कोई भी एक ऐसा टास्क दे रहे हैं जो एडिशनली अच्छा है, अगर वो भी बच्चा करेगा तो भी हमारा काम होगा। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में वो चीज वास्तव में उसको फील होगी कि अरे ये क्यों हुआ मेरे साथ में, हो सकता है ये भी चीज उसको बर्डन लगे, पनिशमेंट है तो बर्डन तो लगेगी, बट वो सेंस उसका पॉजिटिव होगा। अगर हमने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया है तो वो उसके लिए पनिशमेंट तो है, लेकिन एक टास्क पॉजिटिव वे में किया गया है। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा? जो चीज की जाएगी वो उसको नेगेटिव ही फील होगी, और वो चीज होगी भी नेगेटिव, उसको हमने वो ऑप्शन ही उसके लिए क्विट कर दिया। एक्सटिंक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसा कोई बिहेवियर जो हम चाहते हैं बच्चा ना करे, उसको धीरे धीरे डिके होने देना, उसको गायब होने देना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? उस बच्चे के उस बिहेवियर को तो इग्नोर करेंगे, मगर इग्नोरेंस हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी इग्नोर करने से वो बिहेवियर जो है वो बढ़ भी सकता है। तो एक्सटिंक्शन के प्रोसेस में हम फिलहाल हम अपनी तरफ से रीइंफोर्समेंट देना बंद कर देते हैं, उस पॉइंट पर उसको बार बार टोकना बंद कर देते हैं। तो जैसे कि इग्नोरिंग टेंट्रम्स टू रिड्यूस देयर अकरेंस, प्रोवाइडिंग नो अदर रीइंफोर्सर्स आर प्रेजेंट। शेपिंग की बात करें तो ऐसे बिहेवियर को शेप करना जिसमें हम उसको बच्चे को सपोर्ट टाइप की देंगे, एक ऐसे बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे। डिजायर टारगेट बाय रीइंफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द बिहेवियर, टीचिंग अ चाइल्ड टू टाई देयर शूज बाय फर्स्ट रिवॉर्डिंग देम फॉर जस्ट लूपिंग द लेसेस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना और किस बच्चे के किसी भी काम में गाइड बन के उसकी हेल्प करना, ये भी एक टाइप का बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक हो जाती है। देन चेनिंग, कभी कभी टास्क बहुत बड़ा होता है, बच्चा नहीं कर सकता, तो ऐसे में उस टास्क को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बच्चों पर ज्यादा एप्लीकेबल होती है, इसलिए मैं बच्चे वाली बात बोल रही हूँ। हम भी अपनी लाइफ में इन चीजों को यूज करते हैं कि हमें कोई बड़ा टास्क मिल जाए तो हमें लगेगा उसे कैसे करें, तो उसको टुकड़ों में बांट देंगे और उसकी चेन बना लेंगे कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलना। तो इसकी हेल्प से भी जो बच्चे हैं वो काफी या फिर अपने वर्क को अच्छे से कर पाते हैं। मॉडलिंग हमेशा छोटे बच्चों के केसेस में यूज होता है, क्योंकि बच्चे इमिटेट बहुत करते हैं, देख के कॉपी करना, तो उस केस में जो टीचर है वो उस तरीके से बिहेव करते हैं जैसा बच्चे से वो बिहेवियर करवाना चाहते हैं, और बच्चों, छोटे बच्चों के संग ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। टोकन इकोनॉमी में एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे बच्चे को अच्छा बिहेवियर मल्टीपल टाइम्स करने के लिए टोकन दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हर एक बिहेवियर पे देंगे तो उस टोकन की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उस रीइंफोर्समेंट की वैल्यू बनी रहे, इसके लिए बच्चे को कहा जाता है कि आप किसी एक काम को, फॉर एग्जाम्पल उससे हमने ये कहा आज मंडे है, आपको सैटरडे तक हर दिन एक टेबल लर्न करना है, तो जब आप वीकेंड पे आओगे तब आपको 7 टेबल लर्न होने पर एक टोकन मिलेगा। तो एक लॉन्गर पीरियड, थोड़ा सा इसमें टाइम बढ़ाया जाता है रीइंफोर्समेंट देने का, और उस टोकन को आप किसी भी दूसरी चीज से एक्सचेंज कर सकते हो, उसके बदले आप हमसे कोई भी चीज ले सकते हो, आप हमसे पिकनिक पे जाने के लिए कह सकते हो, आप मोबाइल मांग सकते हो खेलने के लिए, तो कुछ भी ऐसी चीज देना टोकन इकोनॉमी में बच्चे एक्सचेंज करते हैं। क्यूइंग एंड प्रॉम्प्टिंग में एक हिंट टाइप की दी जाती है, गाइडेंस ऑफर की जाती है, जिससे बच्चा जो है एक सहारा बन के उसके संग संग चला जाता है। तो हिंट और क्यू देने से भी जो है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आते हैं।
करते भी हैं, टीचर्स तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। टाइम आउट में उस एनवायरमेंट से ही बच्चे को हटा दिया जाता है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो टाइम आउट में इस तरीके से चीजें करी जाती हैं। सेंडिंग अ चाइल्ड टू अ क्वाइट एरिया फॉर अ फ्यू मिनट आफ्टर मिसबिहेवियर इन द क्लास, जो बचपन में हम सभी के संग ऐसा हुआ है कभी ना कभी कि टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, तो वो वाली चीज ये टाइम आउट कर देना एक एग्जाम्पल है उसका, वो एग्जैक्टली वो नहीं है। सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाना, बच्चे को समझाना कि आप कब गलत होते हो, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना सीखो। उससे बच्चा खुद से भी सीखने की कोशिश करता है कि कैसे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स एक इफेक्टिव टेक्निक तो है ही, जिसकी हेल्प से बहुत सारे बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, सभी में बिहेवियर को मॉडिफाई करने की टेंडेंसी डेवलप होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख रहे हैं वो उसमें भी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन का यूज होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार टाइम निकाल के क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक उठाइए, चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस को निकालिए। उसमें आपको बड़े ही क्लियरली कॉग्निटिव जो मेथड्स हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज जो है वो देखने को मिलेंगी, और उसी के ठीक पेज पर राइट लेफ्ट वाले पेज पर जो है आपको बिहेवियर की थेरेपी मिल जाएगी। कॉग्निटिव थेरेपी राइट पेज पर, लेफ्ट पेज पर बिहेवियर थेरेपी मिलेगी। इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।